एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम्स से वैकेंसी निकली हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं, कहाँ से वैकेंसीज आई हैं, कब इसकी लास्ट डेट है एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एक्सपीरियंस होगा। तो सारी चीज़ें डिटेल में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब ये हमारा एम्स गोरखपुर से वैकेंसी आई है। ठीक है, गोरखपुर एम्स से वैकेंसीज आई है। तो इसमें ये आज की डेट में आया है, डेट इसका आप देख सकते हैं 1 नवंबर। आज ये नोटिफिकेशन आया है और ये एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट। ठीक है, ये फैकल्टी नॉन फैकल्टी पोस्ट है ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट द एम्स गोरखपुर। ठीक है, ये एम्स गोरखपुर की वैकेंसीज हैं और इसमें अलग अलग फील्ड में वैकेंसीज हैं। तो सारी कहाँ कहाँ निकाली गई हैं सारी चीज़ हम डिटेल में देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट। आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्यूटर की भी वैकेंसी है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर लेवल 10 की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें रहने वाली है और ग्रुप ए की ये पोस्ट है। तो इसमें यूआर की ओनली 2 वैकेंसी है, टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आपका है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल 7 और इसमें भी आपकी यूआर में सिर्फ एक वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की भी 2 पोस्ट है, लेवल 6 की वैकेंसी है। स्टोर कीपर आपकी लेवल 6, इसमें आपकी एक ओबीसी कैटेगरी में है, एक यूआर के 2 यूआर कैटेगरी में, टोटल आपकी 3 पोस्ट है। फिर आपका जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 6 एक वैकेंसी। टेक्निकल असिस्टेंट आपका ईएनटी वाला लेवल 6 1 पोस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट आपका लेवल 6 है, एक पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन जो होता है उसकी आपकी 4 पोस्ट है, 3 आपकी यूआर में, एक आपकी ओबीसी में। ठीक है, और भी हैं जैसे कि टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी लेवल 6, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पोस्ट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है ना, ये लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रुप सी, और इसमें आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं। एक पोस्ट आपकी इसमें पीडब्ल्यूपीडी का है, 6 आपकी यूआर की है और ये एससी, ये ओबीसी। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपकी जो लैब टेक्नीशियन है उनके लिए है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये आपकी लेवल 5 और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। 19 आप देख सकते हैं यूआर में, 3 आपकी एससी एसटी और ये आपकी 10 है ओबीसी कैटेगरी में। टोटल आपकी 40 पोस्ट हैं इसमें। ये आपकी हैं, काफ़ी अच्छी हैं और वैकेंसीज के कंपैरिजन में आप काफ़ी अच्छी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस की और ये आपकी एससी की पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपकी लैब कैडर में, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आपका ये फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट की आपकी एक पोस्ट है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की एक पोस्ट है और ये मॉर्चरी अटेंडेंट की आपकी एक पोस्ट है। अब वैकेंसीज देखने को तो लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकालनी थी, सबसे अच्छी पोस्ट यही है और ये ओटी टेक्नीशियन वाली भी ठीक है। अदर जो भी कैडर है सब में कम कम वैकेंसीज हैं, तो ज़्यादा लैब टेक्नीशियन की हैं, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। टोटल इन्होंने 69 पोस्ट पे ये भर्ती निकाली है, इसमें इनको 69 कैंडिडेट्स को भर्ती करना है। ठीक है, आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितना कहाँ पे आई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जो ट्यूटर की पोस्ट है उसके लिए इनको चाहिए बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं ये क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर चाहिए, इनको बीएससी नर्सिंग करा हुआ हो और रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास नर्सिंग की जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो होना चाहिए और एक्सपीरियंस इनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशन से। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने लिखा है, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऊपर वाला एसेंशियल है तो आपका काम चलेगा ही। डिज़ायरेबल इन्होंने मास्टर्स ऑफ नर्सिंग दे दिया, रजिस्टर्ड दे दिया और 3 ईयर का
एक्सपीरियंस। इन्होंने पीएचडी और एमफिल भी दे दिया, ठीक है। एज लिमिट इन्होंने 50 ईयर्स कर दिया। तो अगर आप ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं ये, और इसमें लेवल 10 पे आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना। ये आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डबल AO की जो पोस्ट है, ये पे लेवल आपका 7 है। इसमें ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी लेवल 7 पे मिलती है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसमें डिज़ायरेबल में आपके पास MBA हो, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, और एज लिमिट है आपकी 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर डबल AO को कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास इसेंशियल में अगर डिग्री कर रखी है किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो अप्लाई कर सकता है। और डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसेंशियल में आप सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डिग्री जो बैचलर डिग्री है उसके बेसिस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि ये लेवल 6, और क्वालिफिकेशंस में इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स और प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स, वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने एक इसमें लिमिट दे दी कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में इन्होंने दे दिया लेवल 6 की पोस्ट है ये, और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप एक बार क्वालिफिकेशन पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मिसमैच हो रही है तब आप अप्लाई नहीं करेंगे, और आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आपका जो फीस है वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि फीस भी एम्स के पेपर में काफ़ी ज़्यादा होती है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट जो है पे लेवल 6, 10+2 हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी, है ना। फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, रिकॉग्नाइज विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। फिजियोथेरेपी काउंसिल से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना इम्पॉर्टेंट है फॉर द जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के लिए। तो एज इसमें आपकी 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, और टेक्निकल असिस्टेंट जो ENT में दे रखा है, इसमें आपका पे लेवल 6 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड डिजायरेबल में दे रखा है MSc इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन द फील्ड, और एज लिमिट आप देख सकते हैं ये है। तो अगर आप ENT में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है। ऑप्टोमेट्रिस्ट में है आपका लेवल 6 है, एंड BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। एज लिमिट आपका 21 to 35 होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ये भी आपका पे लेवल 6 है, एंड इसमें BSc 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल में दे रखा है एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपके पास डिजायरेबल में चाहिए, अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। एज लिमिट आपकी इसमें भी 21 to 35 एज होनी चाहिए। का टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी पे लेवल 6, BSc 3 ईयर रेडियोथेरेपी में आपकी BSc होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। डिजायरेबल में आपकी एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, इसका और इसका सिमिलर है। ये ऑपरेशन थिएटर OT टेक्नीशियन भी ध्यान दें, क्योंकि OT टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई हैं। ये लेवल 5 की पोस्ट है, और BSc आपके पास हो, या फिर आप BSc के साथ साथ आपके पास 10+2 एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरिया, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए OT में, ICU में, या फिर CSST में, ठीक है, मैनिफोल्ड रूम।
तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। Preference will be given to candidates with certificate diploma course in OT techniques from recognized hospitals. तो जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। वर्क एक्सपीरियंस shall be considered if candidate has worked in private or public sector hospital of at least 500 bed। तो इन्होंने एक कंडीशन दे दी, अब और बढ़ा दिया है। पहले तो होता था कि 100 बेड का, अब देखो इन्होंने एक नया नाटक कर दिया कि 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। अब 500 बेडेड हॉस्पिटल में हर कोई तो काम नहीं कर सकता, तो ओटी टेक्नीशियन हैं, अगर उन्हें अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा कि आपको 500 बेडेड एक्सपी हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ आपने काम किया है, ठीक है। तो वो वर्क एक्सपीरियंस भी आपका कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। तो वो लोग अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। लेवल 5 की पोस्ट है। इसेंशियल में आपकी 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। 2 year regular diploma from medical laboratory technology from government recognized university institution with 1 year relevant experience in a laboratory attached with a hospital having minimum 100 bed। 100 bedded हॉस्पिटल में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा एंड 1 साल का आपके पास ये लिखा है ना 1 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी। तो आपके पास 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया है और आपने 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट या फिर आपने बीएससी भी करा है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, अगर आप बीएमएलटी कर रखा है आपने तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए विद हैविंग मिनिमम 100 बेड्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एज लिमिट 18 से 27 है। फार्मासिस्ट का नेक्स्ट है आपका इसमें लेवल 5 और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर स्टोरेज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन अ रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। एज लिमिट आपकी 21 to 27 है फार्मासिस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, तो ये लेवल 4 का है एंड बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड्स और 10+2 recognized board with at least 6 months of diploma certificate course in medical record keeping from recognized institute university and 2 year experience in medical record keeping in hospital setup। तो अगर आपने बीएससी किया है और 10+2 या फिर डिप्लोमा मतलब आपने अगर बीएससी किया है और 10+2 के साथ आपने डिप्लोमा किया है और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। 18 से 30 साल एज लिमिट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाली चीज़ ना इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी कि आपके पास कंप्यूटर आना चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो जो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रखी है वो लोग इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये और है मॉर्चरी अटेंडेंट, इसमें लेवल फर्स्ट है, काफ़ी इसमें कम सैलरी लगेगी लेवल फर्स्ट में। इसमें आपने 10th बेसिस पर है ये और 18 से 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब आपने ये देख लिया एंड अभी क्वालिफाइंग आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर यूआर एंड ईडब्ल्यूएस और 35% ऑफ ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एंड एसटी। अब आप देख सकते हैं जो पेपर है जैसे कि कोई एग्जाम 100 नंबर का है तो आपके उसमें 40% नंबर मतलब 100 में से 40 नंबर आपके ज़रूरी हैं अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तब। अगर आप ओबीसी में हैं तो 35 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अगर आप एससी में हैं तो 30% आपका ठीक होना चाहिए। अगर एसटी में तो आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना कि अगर आपका क्वालिफाई पेपर हो भी रहा है तो आप इस कैटेगरी में आने चाहिए कि अगर आप यूआर हैं तो आपका एटलीस्ट 40% आपका सही हो। फॉर एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी
एप्लीकेबल एज पर द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज मेंशन एबव। अगर कोई एक्स सर्विसमैन भी है तो उसके भी इसी तरह से चेक किए जाएंगे, ठीक है। PWBD irrespective of the category qualifying marks will be 30%। अगर कोई PWBD का कैंडिडेट है तो उसके क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका टेस्ट स्ट्रक्चर। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नंबर ऑफ आंसर चॉइस पर क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, जो कि सारे एग्जाम्स में होता है सेम। स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ मॉर्चरी अटेंडेंट। मॉर्चरी अटेंडेंट का इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप। जनरल नॉलेज, मैथ्स, ये आपका GK, मैथ्स, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस एंड टोटल। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के रहने वाले हैं। पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। 90 मिनट आपके पास टाइम मिलेगा, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा। टोटल आपका पेपर 400 नंबर का होने वाला है। 400 नंबर में से आपको नंबर लेके आने हैं। नेक्स्ट आपका लिखा है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड ट्यूटर की पोस्ट के लिए। इसमें आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और ये है आपका जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 15 एंड सब्जेक्ट नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स भी इसमें 100 ही दे रखे हैं। इंग्लिश में पेपर आएगा, 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है और इसमें आपके 100 में से आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप UR हैं तो आपको 40 नंबर लाने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है और स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल अदर पोस्ट। ऑल अदर पोस्ट के लिए सेम है, जैसे कि जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। एंड डोमेन सब्जेक्ट आपका जो आने वाला है, जैसे कि अगर आप ENT से हैं तो ENT का सब्जेक्ट आएगा, अगर आप लैब से हैं तो लैब का सब्जेक्ट आएगा, अगर आप OT टेक्नीशियन हैं तो आपका OT का सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपके 80 सवाल आएंगे और 320 नंबर के रहने वाले हैं। पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा और 90 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टोटल 400 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिवीजन किया है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, जैसे कि एम्स CRE में होता है। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। अब आपको पैटर्न समझ आ गया। ये कॉल लेटर, डाउनलोड कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन, सारी गाइडलाइन आपको ज़रूर पढ़नी है अच्छे से, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 1/11/25 to 30, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन और आपके 1 महीने का टाइम है। लास्ट डेट का वेट मत करना, आप जल्दी ही अपना फॉर्म कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें। कैपिटल लेटर, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होने चाहिए, विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सॉरी, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कराएंगे, शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन। फी की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फी, इंटीमेशन चार्ज आपका नॉन रिफंडेबल। पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन आपको जो करनी है वो है आपकी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फीस होगी। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो आपकी 1770 फीस जाएगी। 1500 रुपीज़ आपकी फीस का है एंड प्लस GST। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास 1416 आपकी फीस जाने वाली है। 1200 फीस है एंड प्लस GST। पर्सन विद जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनकी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको ऑनलाइन मोड में फीस सबमिट करनी है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफ की जो भी इसमें दे रखा है, क्या डोमेन रखना है, सारी चीज़ें वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें वही है, और इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दी हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर फिल करें।
लैब वाले कैंडिडेट्स तो ज़रूर करें क्योंकि उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने 2024 में इसका पेपर दिया था, एम्स गोरखपुर का लैब टेक्नीशियन का। तो उसमें उस टाइम पे आई थिंक 8 वैकेंसीज़ थी। 8 वैकेंसीज़ थी जनरल कैटेगरी में। मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ तो मैंने यूआर से अप्लाई किया और 8 पोस्ट थी और पेपर अच्छा आया था। पेपर को ईज़ी नहीं बोल सकते, तो पेपर काफ़ी अच्छा आया था और मेरी रैंक जो आई थी वो 15 आई थी और 8 वैकेंसीज़ थी यूआर में, तो मैं इस एग्ज़ाम से रह गई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एम्स का पेपर है, लेवल भी अच्छा होता है, आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल पार्ट पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा और टेक्निकल पार्ट पे भी आपको अच्छे से फोकस करना होगा। क्वेश्चन ईजी नहीं पूछे जाते हैं, अच्छा लेवल होता है, तो आपको इसमें अच्छे से करना है। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, मेरे टाइम पे इसमें आई थिंक 12 शायद 14 पोस्ट थी और अभी इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है पहले के कंपैरिजन में। तो आप लोग अप्लाई करो और अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर आप लोग फॉर्म फिल करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर हम नोटिफिकेशंस, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको शेयर करते रहते हैं। अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे जो वीडियोस मुझसे बनती हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।